दीनानाथ जी गणित इतने आसान तरीके से पढ़ाते थे कि एक एक करके धीर के कई दोस्त उनसे पढ़ने घर आने लगे थे। रिदान, पुरु, आशी, वान्या, मीनल, रुद्र, गीत, वंशिका, सबने उसके घर पर डेरा जमा कर रखा था। सबकी प्रॉब्लम सुलझाने के बाद सारे बच्चे बैग समेटते हुए बात करने लगे। बाकी सब्जेक्ट्स की क्या तैयारी चल रही है? वंशिका ने पूछा तो सब अपना अपना बताने लगे। मैंने तो अशफाक सर का रिवीजन कोर्स ज्वाइन किया है आज। कल से पेपर तक डेली जाऊंगी। वो हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी तीनों का एक साथ रिवीजन करवा रहे हैं। मीनल अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली। अशफाक का नाम सुनते ही धीर के कान खड़े हो गए। नन्ही के साथ अशफाक का नाम उसने स्कूल में खूब उछलते सुना था। अशफाक, बहुत होनहार है अशफाक बेटा, आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हो। दीनानाथ जी उसका नाम सुनते ही बहुत खुश होकर बोले। आप जानते हैं अशफाक सर को? धीर ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, लक्ष्मणगढ़ छोड़ने के बाद यहाँ आकर सेट होना आसान नहीं था। अशफाक ने अगर एक फरिश्ते की तरह हमारी मदद नहीं की होती तो आज पता नहीं हम कहाँ और किस हाल में होते। दीनानाथ जी उस समय को याद करके रोने लगे। सारे बच्चों ने उनका ध्यान बटाने के लिए उनसे कुछ भी फार्मूला डिस्कस करना शुरू कर दिया और फिर नन्ही की बनाई कोल्ड कॉफ़ी पीकर सारे बच्चे अपने घर लौट गए। यार, मैं तो सच कहूँ तो बस मैम के हाथ की कॉफ़ी पीने आती हूँ, गीत अपनी कॉफ़ी वाली मूछें पोंछते हुई बोली। तो धीर के गाल गुलाबी होने लगे। पिछले कुछ दिनों में वो भले ही नन्ही से सीधी बात नहीं कर रहा था, मगर अब वो नॉर्मल था नन्ही की उपस्थिति से। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि नन्ही मैम नहीं आई होती, घर में तो नाना जी भी नहीं मिलते और मेरी टिंगू भी नहीं। तानी का नाम जेहन में आते ही उसके चेहरे पर सुकून सा छा गया। सच तो ये था कि पाखी और सारा के बीच तानी भी कभी कभी इग्नोर हो जाती थी। उन दोनों की इतनी गहरी घुटती थी कि तानी उनके साथ बोर होने लगती। फिर वो अपना मन बहलाने के लिए धीर से अटकने पहुंच जाती। धीर भी सारे दिन का स्ट्रेस भूलकर थोड़ी देर तानी के साथ भाग दौड़ कर लेता। कभी उसे फुटबॉल की तरह उछालने लगता और कभी उसके साथ लुका छिपी या पकड़म पकड़ाई भी खेल लेता। तो दोनों के साथ उनकी दादियाँ और नानियाँ भी शामिल हो जाती। कुल मिलाकर अब नाराज़ तो नहीं था नन्ही से। अपने ही ख्यालों में उलझा धीर नाना जी को बाहर पहुंचाकर कमरा समेटने लगा था कि उसके फ़ोन पर नेहा का मैसेज आ गया। देख ले बेटा, नंदी ने संगीता की जगह छीन ही ली। साथ में एक फ़ोटो था, वैलेंटाइन डे कपल फ्रेम के बीच। रजनीश और नन्ही बड़ी शर्मीली मुस्कान लिए अपना गिफ्ट संभाल रहे थे। धीर को एकदम धक्का लगा। कुछ मिनट पहले मन में भरी सकारात्मकता कहीं धूमिल हो लेने लगी। धीर ने 3-4 बार फ़ोटो को जूम करके देखा। रजनीश के चेहरे पर जो सुकून, जो प्यारी सी मुस्कान थी ना, जो खुशी उसकी आंखों में चमक रही थी नन्ही की तरफ देखते हुए, धीर चाहकर भी उस फोटो से नफरत नहीं कर पाया। पापा को भी तो खुश रहने का हक है। हमारे पापा होने से पहले वो भी तो एक इंसान है, उन्हें भी तो कोई हमसफ़र चाहिए ना। फिर उसकी नज़र नन्ही पर टिक गई। पर क्या ये सच में मेरे पापा की खुशी है, या फिर ये एक धोखा है जिनके किस्से स्कूल में फैले हुए हैं? कौन है ये अशफाक सर, नन्ही मैम के, और क्या कहानी है इन दोनों के बीच? मुझे इसका सच जानना होगा और समय रहते पापा को भी बताना होगा। धीर ने कुछ सोचकर अशफाक का रिवीजन कोर्स लेने का प्लान बनाया और इस बारे में रजनी से बात करने चल दिया। जब धीर ने डिनर पर अशफाक सर का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा जताई तो उसकी नज़र नन्ही के चेहरे पर टिकी हुई थी। सर का नाम सुनते ही जैसे चौंक कर नन्ही और आशा जी ने एक दूसरे को देखा। धीर ने फ़ौरन एक तनाव उनके इशारों में नोटिस कर लिया। बहुत कम बोलने वाले दीनानाथ जी चहकते हुए बोले, बहुत सही डिसीजन लिया तुमने धीर। अशफाक को कहना कि नाना जी याद करते हैं। उस दिन वो पार्ट में भी नहीं आया। दीनानाथ जी शायद बाहर चल रही अफवाहों से वाकिफ़ नहीं थे। दीनानाथ जी के अप्रूवल के बाद रजनीश ने ज़्यादा सवाल पूछना सही नहीं समझा और अपनी मूक सहमति दे दी। अब पढ़ाई के साथ साथ धीर का मकसद उस सच का पता लगाना था जिस पर उसके पापा की खुशियों का भविष्य टिका हुआ था। सारे काम से फारिग होकर नन्ही बच्चियों के पास चली गई। वो तीनों को रिवीजन वर्क देकर किटी में गई थी तो अब चेक करने की बारी थी। काम पूरा हो चुका था। उसने तीनों को गाल पर प्यारी दी और फिर उनके बालों में तेल लगाकर 2 चोटियाँ गूंथ दी। मम्मी, आप रोज़ रात को इतनी मेहनत क्यों करते हो चोटी बनाने में? सुबह तो खोल कर दोबारा बनानी पड़ती है, पाखी ने पूछा। पाखी दीदी, रात को चोटी बनाने से बाल हेल्दी और मजबूत होते हैं, मुझे नानी ने बताया था। तानी ने नन्ही से पहले ही जवाब दे दिया। अच्छा दादी माँ, पाखी ने उसे छेड़ते हुए कहा तो तानी चिढ़कर बोली, मैं कोई दादी माँ थोड़े ना हूँ, मैं तो सुपर क्यूट हूँ। मेरे बम्बू भैया बोलते हैं। बम्बू भैया? पाखी, सारा और नन्ही तीनों ने इस नए शख्स को नहीं जानती थी। ओफो, आप लोग बम्बू भैया को नहीं जानते?
धीर भैया, वो मेरे बम्बू भैया हैं और मैं उनकी टिंगू। तानी जिस तरह से आंखें और गर्दन मटकाकर हाथों से पैटर्न बनाते हुए बातें बता रही थी, सच में बहुत प्यारी लग रही थी। ओहो, ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। पर तानी, आपने अब तक ये बात पापा से शेयर नहीं की? रजनीश तानी को नकली गुस्सा दिखाते हुए अंदर आ गया। वो नन्ही को ढूंढने वहाँ आया था और तब से नन्ही और अपनी बेटियों की गपशप सुन रहा था। रजनीश ने तानी को हवा में उछालकर गोदी में समेटा तो वो फिर सिर पर हाथ मारकर बोली, मुझे सब बॉल की तरह क्यों उछालते रहते हैं? उसके कमेंट पर सब हंसने लगे और रजनीश ने सोफे पर बैठकर अपनी बाहें पसार दी। चलो, अब बहुत बातें हो गई। तीनों पापा को गुड नाइट किस दो और फिर सोने जाओ। अब मम्मी भी पापा के साथ अपने रूम में जाएंगी। रजनीश कह तो बच्चों से रहा था, पर कनखियों से नन्ही के फेस एक्सप्रेशन देखकर पूरा मजा ले रहा था। नन्ही को लगा कि उसकी आंतों में कोई ग्राइंडर घुमा रहा है। आज सुबह से इतना कुछ हो गया था उन दोनों के बीच कि अब सोचकर ही उसके पेट में बटरफ्लाई नाच रही थी। तीनों को अच्छे से कंफर्टर उड़ाकर नन्ही और रजनीश बाहर आए तो नन्ही के कदम सीढ़ियों पर ही ठिठक गए। रजनीश नन्ही के अंदर चल रहे बवाल को बखूबी समझ रहा था। वो वापस से नीचे उतरा और नन्ही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगा। नन्ही भी बिना प्रतिकार किए उसके पीछे पीछे चल दी। सुधा जी के कमरे की हॉल से उस दृश्य का आनंद लेती तीनों महिलाओं ने एक एक करके उनके साथ ऊपर जाने का नज़ारा देखा और फिर चैन की सांस लेती पलंग पर ही जम गई। मेरा आना सफल हुआ भाभी, अब मैं वापस अपने घर जाऊंगी। गीता बुआ खुशी से झूमती हुई बोली, जीजी, आपके आने से ही दोनों साथ रहने को तैयार हुए हैं। ये सच है, पर आपको जाने की क्या जल्दी है? इस महीने और रुकिए, आपके साथ मेरा मन लगा रहता है। सुधा जी ने ननद से इसरार की। अरे तेरा मन देखूं कि अपना पति देखूं? तेरे जीजा जी को तकलीफ़ होती है ना मेरे बिना? फिर कभी आ जाऊंगी दोबारा। अब तो इजाज़त दे दे, फिर तेरा मन लगाने को अब तो समधी समधन भी हैं यहाँ। गीता बुआ ने अपनी समस्या बताई। नहीं जीजी, हम भी अब वृंदावन चले जाएंगे। अभी तक तो नन्ही अकेली थी, हम साथ रह रहे थे, पर अब उसके साथ आप सभी लोगों का आशीर्वाद है और कुंवर जी जैसा साथ है तो हम भी निश्चित हो गए हैं। तो धीर का गणित का पेपर होते ही हम वृंदावन चले जाएंगे। बेटी के ससुराल में रहना हमारे यहाँ पाप माना जाता है। आशा जी ने एक नया खुलासा कर दिया। ये कौन से ज़माने की बात कर रही हो आशा? आजकल कोई ससुराल नहीं और कोई मायका नहीं। बच्चों के बिना कैसे रहोगे आप लोग? हम सारे लोग एक छत के नीचे एक परिवार की तरह रह रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। क्या मेरे या रजनीश के व्यवहार में आपको कोई परायापन महसूस हुआ, जो आप अचानक जाने की बात करने लगी? सुधा जी दुखी मन से बोली। हाँ, पहले उन्हें परिवार का इतना बढ़ जाना पसंद नहीं आया था, पर अब तो उनके बिना रहने की कल्पना भी आंसू ला रही थी। आशा जी उन्हें संभालते हुए बोली, आपने तो हमें इतना मान सम्मान दिया है कि लड़की वाले और लड़के वाले का भेद ही मिटा दिया है। आपने तो अनजाने में ही हमारे पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया है। पर वृंदावन जाकर रहना हमेशा से ही सपना रहा था हमारा। सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वहीं जाकर बसेरा बनाएंगे अपना, और इसीलिए एक कॉटेज ले रखा है हमने बांके बिहारी जी सोसाइटी में पहले से। आशा जी ने अपने दिल की बात कही। अगर यही बात है तो फिर मैं भी चलूँगी आपके साथ वृंदावन, आप इजाज़त दें तो। सुधा जी ने अपनी इच्छा जताई। अरे भाभी जी, आपका साथ रहेगा तो हमें बहुत खुशी होगी, आशा जी उनके गले लगकर बोली। इधर कमरे में पहुंचकर रजनीश ने नन्ही को ड्रेसिंग रूम में चेंज करने भेज दिया और खुद कमरे में ही बदलने लगा। कपड़े बदलकर नन्ही शीशे के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी कि उसे नेहा के फ़ोन में देखे फ़ोटोज़ और वीडियो याद आने लगे। शीशे में अपने आप को देखकर वो समझ रही थी कि सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इसी एंगल से शूट किए गए हैं, पर उसे समझ नहीं आया कि कोई हमेशा एक ही जगह खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक क्यों करेगा भला। फिर उसने वहाँ कोई फ़ोन होल्डर लगा होने की ऑप्शन देखी, पर वहाँ कोई भी ऐसा निशान नहीं था। हो सकता है कि सेल्फी स्टिक से क्लिक करते हों वो लोग फ़ोटोज़। पर रजनीश और संगीता हर वीडियो में दोनों हाथों से फ्री थे, तो क्या कोई तीसरा उनके इतने पर्सनल मोमेंट में वहाँ मौजूद रहता था? नन्ही इस पहेली में उलझती जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उन क्लिक्स और रिकॉर्ड्स के बारे में रजनीश को पता ही नहीं है। वो एकदम ड्रेसिंग रूम से निकली और रजनीश की तरफ लपकी। मिस्टर मल्होत्रा, नन्ही के मुंह से अपना नाम सुनते ही रजनीश की त्योरियाँ चढ़ गईं। वो पीछे घूमा और अपनी हथेली से नन्ही के मुंह को लॉक कर दिया। रजनीश के अचानक घूमने से नन्ही अपना संतुलन खोने लगी और पीछे करने को हुई तो रजनीश ने उसे दूसरे हाथ से कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अब नन्ही की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो एकदम गुस्सा हो गया? इनका भी पता नहीं चलता। पल में तोला पल में माशा।
उसे अपने चेहरे पर रजनीश की सांसें महसूस हुई तो अपनी नज़दीकी का एहसास हुआ। वो मिस्टर मल्होत्रा, रजनीश की पकड़ उसकी कमर पर थोड़ा और कस गई। कदम पीछे खींचना मना है नन्ही। रजनीश ने एक कदम भी पीछे हटे बिना उसके चेहरे को बहुत गहराई से पढ़ते हुए कहा, तो उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन साफ दिख रहा था। एक कातिल सी मुस्कान फेंककर रजनीश उसके कान में फुसफुसाया, एक बार रजनीश बोल दिया ना, तो अब नो मोर मिस्टर मल्होत्रा। सिर्फ और सिर्फ रजनीश बुलाओगी तुम मुझे, समझी? नन्ही ने हाँ में सिर हिलाया तो रजनीश के होंठ नन्ही के कान से हल्का सा छू गए। नन्ही को अपने पेट में फिर से बटरफ्लाई उड़ती हुई महसूस होने लगी। विशेष के साथ में उसे कभी ये तितलियाँ महसूस नहीं हुई। ये पहले अंदर थी ही नहीं, या विशेष इन्हें कभी जगा नहीं पाया। उसने धीरे से आंख खोली तो रजनीश उससे थोड़ा दूर हाथ बांधे खड़ा था और उसकी इस हालत को देखकर वही कातिलाना मुस्कान चमका रहा था। यार, ये मिस्टर मल्होत्रा ना, ऐसा लगता है जैसे कोई बिजनेस एसोसिएट से बात कर रहा हो। तुम एक दोस्त की तरह सिर्फ रजनीश बुला सकती हो मुझे। रजनीश बोलते हुए पलंग पर अपनी साइड बैठ गया। नन्ही अपनी झेंप मिटाते हुए हाँ में गर्दन हिलाने लगी और फोटोज़ वाली बात टल गई। फ्रेंड्स, क्या नन्ही फ़ोटोज़ वाली बात रजनीश को बता पाएगी? ये बात जानकर रजनीश का रिएक्शन कैसा होगा? क्या उसे इन सब चीज़ों की खबर है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा धोखा उसका इंतज़ार कर रहा है? फ्रेंड्स, इन सभी बातों का जवाब आपको कहानी में ज़रूर मिलेगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।